So, very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on our platform जहाँ पे हम रोजाना करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की तारीख है 22 अप्रैल और आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो डिफेंस अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, एमओयू, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, मीटिंग, समिट्स, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड कुछ मिसलिनियस न्यूज़ भी देखने को मिलने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ आप सभी के सामने है डिफेंस अफेयर्स रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। आपसे पूछा है कि विच एडिशन ऑफ डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज रिसेंटली बिगन इन यूएई। तो यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है ना। एक्सरसाइज का नाम क्या है, डेजर्ट फ्लैग। क्या नाम है, डेजर्ट फ्लैग। ये एक्सरसाइज का एडिशन आपसे पूछा है, वेन्यू तो बता दिया गया है कि ये यूएई कंडक्ट कर रहा है, यानी कि इसे होस्ट कर रहा है यूएई। ठीक है, यूएई इज गोइंग टू होस्ट दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। नाम क्या है, डेजर्ट फ्लैग। एडिशन कौन सा होने वाला है, 10th एडिशन होने वाला है। याद रखना यहाँ पे 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। कितनी कंट्रीज, तो 11 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये किस टाइप की एक्सरसाइज है, तो ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी, साथ ही साथ 11 कंट्रीज की भी एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आप देखोगे, है ना, जैगवार एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जैगवार एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जैगवार एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ ही साथ आप देखोगे मिग 29 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मिग 29 भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो 11 कंट्रीज हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, डेजर्ट फ्लैग। कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन है। होस्ट कौन कर रहा है, यूएई। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ऐसे 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या इंडिया शामिल है, बिल्कुल इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, और ये एक एयरफोर्स वाला एक्सरसाइज होने वाला है। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ। डेट से याद रख लेना, 21 अप्रैल को ये शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये चलने वाला है 8 मई तक। ठीक है, 8 मई तक ये चलने वाला है। आइए अगली न्यूज की तरफ। द वेरी नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। आइए देखते हैं किसका अपॉइंटमेंट किस पोस्ट पे हो रहा है। सो पूछा है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शैनल फ्रॉम इंडिया। तो ये एक ब्यूटी ब्रांड है बेसिकली, है ना। आपको इसके कपड़े वगैरह भी देखने को मिलेंगे, बैग्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, है ना, परफ्यूम्स, ड्यूड्रेंट्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शैनल के इंडिया की तरफ से अब तक ऐसा हुआ था कि इंडिया की तरफ से एक भी ब्रांड एम्बेसडर इस पर्टिकुलर ब्रांड ने अपॉइंट नहीं किया था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये ब्रांड, फॉरेन ब्रांड, इंडिया की किसी पर्सनालिटी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट कर रहा है। तो किसे अपॉइंट किया जा रहा है, अनन्या पांडे जी को। ठीक है, किसे अपॉइंट किया जा रहा है, अनन्या पांडे। तृप्ति डिमरी, अगर आपको याद हो, रिसेंटली मिंत्रा ने इन्हें अपॉइंट किया था, है ना। फॉरएवर फॉरएवर न्यू ने इन्हें अपॉइंट किया था एज ब्रांड एम्बेसडर, साथ ही साथ मिंत्रा ने भी इन्हें अपॉइंट किया था रिसेंटली एज ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, करीना कपूर की बात करूं तो जेपी इंफ्रा, है ना, जेपी इंफ्रा, जेपी इंफ्रा ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था। साथ ही साथ आप देखोगे यूनिसेफ इंडिया ने भी, है ना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने भी यहाँ पे इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था। शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं तो एलन ग्रुप, है ना, एलन ग्रुप गुरुग्राम बेस्ड एक एलन ग्रुप की गुरुग्राम बेस्ड आपको एक क्या देखने को मिलेगी, एक रियल स्टेट कंपनी देखने को मिलेगी, एलन ग्रुप, और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को अपॉइंट किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शैनल नाम की एक ब्रांड है, फॉरेन ब्रांड, जिसने पहली बार किसी इंडियन को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, पहली बार हो रही है, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाम हो जाएगा अनन्या पांडे जी। नेक्स्ट न्यूज,
नेक्स्ट न्यूज इज एमओयू एंड कोलैबोरेशन से रिलेटेड है, आपसे पूछा है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर 85.4 मिलियन लोन फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक 85.4 मिलियन का लोन देगी उस पर्टिकुलर स्टेट को। आपने पूछा कि सर क्यों लोन दिया जाएगा? ताकि उस स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सके, फैक्ट्रीज वगैरह इंस्टॉल की जा सके। तो यहां पे देखिए बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मोटिव क्या है? इसे स्टैब्लिश करने के पीछे मोटिव है ना, एशियन रीजन में, एशियन रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्हांस करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्हांस करना। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो अगर मैं मेंबर कंट्रीज की बात करूं तो देयर आर 69 मेंबर कंट्रीज इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप मुझे कंफर्म करोगे इसका लेटेस्ट वाला मेंबर, ठीक। मसद सुगु आसाकावा इसके लास्ट वाले प्रेसिडेंट थे। प्रेजेंट हेड की बात करूं, अगर मैं प्रेजेंट हेड की बात करूं, है ना, तो मसातो कांडा, मसातो कांडा, ठीक है। फिलीपींस में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलने वाला है। फिलीपींस के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलने वाला है। मैंडोलिंग फिलीपींस के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये स्टैब्लिश कब हो रहा है? 1966 में, 1966 में स्टैब्लिश हो रहा है। मैंने आपसे बोला कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एशियन कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगी, ठीक है। इसके अंदर 69 मेंबर कंट्रीज हैं। जो लास्ट वाले मेंबर कंट्री है, वेरी गुड, लास्ट वाले मेंबर कंट्री कौन है? इजराइल है। 69th मेंबर कंट्री कौन है? इजराइल है। इससे पहले जो इसके हेड थे वो कौन थे? मसद सुगु आसाकावा। बट प्रेजेंट में इसके हेड है मसातो कांडा, ठीक है। वही मैं अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस के अंदर आपको एक शहर देखने को मिलेगा मैल्डियनिंग, वहां इसका हेडक्वार्टर है। अब आपसे पूछा है कि किस के साथ इसने एक एमओयू साइन किया है, तो त्रिपुरा के साथ एक एमओयू साइन किया गया है और इस पर्टिकुलर अमाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा त्रिपुरा के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की काम की जाएगी। वेरी गुड, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की काम की जाएगी। चलिए देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ना हमेशा कोई ना कोई स्टेट लोन लेता है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको डेटा याद रखना पड़ेगा कि इतना अमाउंट वेस्ट बंगाल के साथ, इतना अमाउंट गुजरात के साथ, इतना अमाउंट अमरावती के अंदर, है ना। तो कंफ्यूज मत करना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमेशा हम लोन लेते आए। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड। पूछा है आपसे कि विच स्टेट रिसेंटली अचीव्स 30% पॉल्यूशन कट बाय इंप्लीमेंटिंग कैप एंड ट्रेड इनिशिएटिव। ध्यान से समझना, देखो हुआ क्या कि सूरत ने अपने यहां पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। सूरत ने अपने यहां पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है कैप एंड ट्रेड इनिशिएटिव, एंड ट्रेड इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव कब आता है? ये इनिशिएटिव आता है 2019 में, 2019 में ये इनिशिएटिव आता है। इस इनिशिएटिव का मोटिव क्या है? इस इनिशिएटिव का मोटिव है ना, जो पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? पर्टिकुलर मैटर 2.5। उसके बाद खतरनाक है पर्टिकुलर मैटर 10। तो सूरत ने बोला कि 2019 में हम एक इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे जिसका नाम है कैप एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जिसका मोटिव है जो पॉल्यूटेंट है इसके एमिशन को कम करना, इसके एमिशन को कम करना। और कौन कौन से पॉल्यूटेंट की बात की जा रही है यहाँ पे? पर्टिकुलर मैटर 2.5 की कंसंट्रेशन के बारे में एंड पर्टिकुलर मैटर 10 के बारे में। इसके लिए इसने एक एमओयू साइन किया, किसके साथ मिलकर? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ मिलकर इसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया।
अब सूरत ये कह रही है बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव, बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव हमारे यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, या पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स कम किए हमने, उनके कंसंट्रेशन को कम किया, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन भी कम होगा। तो 30% तक पॉल्यूशन जो है हमने कम कर लिया है, 30% तक पॉल्यूशन कम कर लिया है। अब आप पूछोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय कैप एंड ट्रेड पॉलिसी? ध्यान से समझना, कैप का मतलब तो समझ गए आप, कैप का मतलब समझ गए। अरे सर एक बात बताइए, मैं लिमिट कर दूंगा। लेट्स से सूरत के अंदर कोई प्लांट है, कोई इंडस्ट्री है, मैंने बोला कि भैया इतना ही टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होना चाहिए, इतना ही टन पर्टिकुलर मैटर 2.5 एमिट होना चाहिए, इतना ही पर्टिकुलर मैटर 10 एमिट होना चाहिए। तो मैंने एक कैप लगा दिया आपके ऊपर कि भैया इससे ज्यादा करोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर हम लोग आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेंगे। तो कैप का मतलब समझ गए। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है भैया, लेट्स से एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है ना, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रही है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे कार्बन ट्रेडिंग का बात कंसेप्ट हमने समझा था, वैसे ही यहां पे भैया जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन है ना, उसको यहां पे ट्रेड किया जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पे सूरत सूरत ने इनिशिएट किया था कैप एंड ट्रेड इनिशिएटिव 2019 में, किसकी मदद से? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की मदद से। मोटिव था पॉल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन को कम करना, जिसकी वजह से 30% पॉल्यूशन में गिरावट देखने को मिली है। कहां पे? सूरत के अंदर। तो आंसर वुड बी सूरत, ठीक है। क्लियर है बात? कमेंट सेक्शन में कंफर्म करते चलोगे, ठीक है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली मेड हिंदी कंपलसरी एज थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल्स अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ध्यान से समझो, इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आ रहा है? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। ये इंप्लीमेंट कब हुआ? ये इंप्लीमेंट हुआ 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को ये इंप्लीमेंट किया। इसने किसके अंदर चेंजेस किया? तो एग्जिस्टिंग 1986 वाले पॉलिसी, 1986 वाले पॉलिसी के अंदर इसने चेंजेस किया। आप कहोगे सर इसके लिए कमिटी को भी तो फॉर्म किया गया था, जिसके रिकमेंडेशन से एनईपी 2020 को लाया गया। बिल्कुल, एक कमिटी को फॉर्म किया गया था जिसको लीड कर रही थी कस्तूरी रंजन। कस्तूरी रंजन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया, तो आप बोलोगे कस्तूरी रंजन कमिटी के रिकमेंडेशन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट किया गया। कब? 29 जुलाई 2020। जिसने जिसने क्या किया? जिसमें इसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया। इस पॉलिसी को लाने के पीछे मोटिव क्या है? तो मोटिव था 2030 तक हमें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव लाना है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव लाना है। कैसे बदलाव लाएंगे आप? पहली चीज, वोकेशनल ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करोगे, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल एग्जाम डेट्स होने वाले हैं, फ्लेक्सिबल एग्जाम डेट्स होने हैं वाले हैं। इस तरीके से आप क्या करोगे? इस तरीके से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में 2030 तक आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। इसी एजुकेशन पॉलिसी ने भैया 5334 का फंडा इंप्लीमेंट किया। आप कहोगे 5334 का फंडा क्या हो जाएगा? तो 5334 का मतलब 1 से 5, ठीक है, फिर 6 7 8, फिर 8 9 नहीं, अच्छा सॉरी, यहां से करो आप 9 से 12, है ना, 9 10 11 12, फिर यहां कर लो 6 7 8, हाँ यहां कर लो 6 7 8, यहां कर लो आप 4 5 6 4 5 6, और यहां पे भैया 1 से 5 साल जो प्री प्राइमरी वगैरह होता है 1 2 3 ये, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इस पर्टिकुलर वाले सेक्शन में, जिसे हम फाउंडेशन भी कहते हैं,
इस पर्टिकुलर वाले सेक्शन में, जिसे हम फाउंडेशन भी कहते हैं, यहां पे कहा गया था कि भैया एक तो भैया कोई भी फॉरेन लैंग्वेज होगा, एक भैया हमारा मदर लैंग्वेज होगा, मदर टंग उस स्टेट का, एंड एक होगा भैया हिंदी। और इसी चीज को इंप्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन बनी है? महाराष्ट्र। पहली स्टेट कौन बनी है? महाराष्ट्र। ध्यान से समझना, फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझो। मैंने बोला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया, जब इंप्लीमेंट हुआ 29 जुलाई 2020 को। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से? तो कस्तूरी रंजन कमेटी की रिकमेंडेशन से इसने कुछ बदलाव किए 1986 वाले पॉलिसी में। मोटिव था 2030 तक इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे? वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होगा, फ्लेक्सिबल एग्जाम डेट्स वगैरह होंगे। साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर कमिटी ने रेकमेंड किया कि भैया हमें अपनी जो स्कूल की शिक्षा होगी उसे इस तरीके से बांटना होगा, है ना। यहां 4 का मतलब है 9 से 12, 3 का मतलब है 6 से 8, 3 यहां 3 का मतलब है 4 से 4 5 6, है ना। 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे 1 से 5 प्री प्राइमरी वगैरह। यहीं पे रिकमेंड किया गया था कि एक फॉरेन लैंग्वेज होगा, एक मदर टंग होगा और एक हिंदी होगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र ने फॉरेन लैंग्वेज की जगह इंग्लिश चूज किया है, ठीक है। मदर टंग की जगह मराठी चूज किया है, एंड थर्ड लैंग्वेज की जगह हिंदी चूज किया है। थर्ड लैंग्वेज की जगह यहाँ पे हिंदी चूज किया है। और ऐसा करने वाली देश की पहली स्टेट कौन बन गई है? महाराष्ट्र। ऐसा करने वाली देश की पहली स्टेट कौन बन गई है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखना, महाराष्ट्र ये पहली स्टेट बन गई है जिसने अपने स्कूल्स के अंदर फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है, पूरे लेवल पे नहीं बात कर रहा हूं मैं, फाउंडेशन लेवल पे क्या किया है? हिंदी को एज थर्ड लैंग्वेज इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। चलिए, क्लास 1 to 5, ठीक है। आइए, आपसे पूछा है, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी रिसेंटली विजिटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भैया देखो ध्यान से, कुछ समय पहले की बात है, हमने डिस्कस किया कि आंध्र प्रदेश के अंदर आपको एक कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको एक कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, जहां पे एक इंटीग्रेटेड पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि 4.2 बिलियन जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 4.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये जो पावर प्लांट होगा, यहां पे सोलर एनर्जी पे भी काम किया जा रहा है, यहां पे विंड एनर्जी के ऊपर भी काम किया जा रहा है, एंड पम्प्ड स्टोरेज पे भी काम किया जा रहा है, पम्प्ड स्टोरेज पे भी काम किया जा रहा है। अगर मैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की बात करूं तो 4000 मेगावाट की ये कैपेसिटी होने वाली है, मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेगा। विंड की बात कर तो हजार मेगावाट, एंड पंप स्टोरेज की बात करूं तो 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेगा। कहां पे? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, ठीक है। और इसी को रिसेंटली विजिट किया है किसने भैया? तो इसी को रिसेंटली विजिट किया है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। तो यहां पे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी कहां विजिट कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहीं पे स्टैब्लिश किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट, जिसमें सोलर भी शामिल है, विंड भी शामिल है, पंप स्टोरेज भी शामिल है, ठीक है। इंडिया का टारगेट इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना, जिसमें से 200 गीगावाट से ज्यादा हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, जिसमें 46% का शेयर किसका है? सोलर एनर्जी का है। 46% का शेयर सोलर एनर्जी का होने वाला है। ऑल्सो 2047 तक हम एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्सो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन का स्टेटस हमें हासिल करना है। ग्लोबल टारगेट कितना है? 2050। इंडिया का टारगेट 2070 होने वाला है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट न्यूज इज मीटिंग्स एंड समिट्स। आपसे पूछा है, वेयर डिड गिटेक्स अफ्रीका 2025 समिट हेल्ड रिसेंटली? अफ्रीका की सबसे बड़ी, याद रखना, गिटेक्स 2025
ये अफ्रीकन नेशंस की सबसे बड़ी, अफ्रीकन नेशंस की भैया सबसे बड़ी एक एग्जीबिशन होने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी एग्जीबिशन होने वाली है किस टाइप की? स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन होने वाली है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया अफ्रीकन कंट्रीज की सबसे बड़ी स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कौन सी हो जाएगी? गिटेक्स हो जाएगी। इसे कहां पे कंडक्ट किया जा रहा है? मरक्केश के अंदर। मरक्केश कहां देखने को मिलने वाला है आपको? मोरक्को में, ठीक है। मोरक्को के अंदर आपको मरक्केश देखने को मिलेगा और यहीं पे कंडक्ट हो रहा है अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, जो कि 14 से 16 अप्रैल के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है। इंडिया की तरफ से जयंत चौधरी, लिख लीजिए, इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जयंत चौधरी, जयंत चौधरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए अगली न्यूज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स से न्यूज। आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग आर नाउ पार्ट ऑफ यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये न्यूज ध्यान से समझना। देखो, यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर काम करेगा, है ना। ये बात तो पता होगी कि यूनेस्को किसके अंडर काम करेगा? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, विच इज गोइंग टू बी अमंग दी 6 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, 6 पेरेंट या 6 स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब यूनेस्को भैया क्या कर रहा है? यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का नाम क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये बोलता है भैया हम उन चीजों को, है ना, सेफ गार्ड करेंगे जो कि डॉक्यूमेंटेड है। मतलब हम लोग सेफ गार्ड करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज को, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसी चीजें जो कि बहुत पुरानी है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम लोग सेफगार्ड करने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत, इस इनिशिएटिव की शुरुआत यूनेस्को ने कब की है? तो 1992 में की है। कब की है? 1992 में की है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया की तरफ से अब तक 14 ऐसे डॉक्यूमेंटेड हेरिटेजेस हैं, डॉक्यूमेंटेड हेरिटेजेस हैं, जिसको यहां पे इसमें शामिल किया गया। अच्छा, इसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर ना एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है जिकजी अवार्ड। सुना है इस अवार्ड के बारे में? जिकजी अवार्ड या जिकजी प्राइज, सुना है क्या? इस अवार्ड की शुरुआत किसके साथ मिलकर की गई थी? साउथ कोरिया के साथ मिलकर, साउथ कोरिया के साथ मिलकर 2005 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। जिकजी जो है, याद रखना, जिकजी भी एक डॉक्यूमेंटेड, है ना, कोरियन बुद्धिस्ट, लिख लो, कोरियन बुद्धिस्ट एक डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज है, डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज है, ठीक है। और जिकजी अवार्ड की शुरुआत 2005 में की गई थी, ठीक है। तो यूनेस्को के एक इनिशिएटिव है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेड हेरिटेजेस को सेफगार्ड करने का काम किया जाता है। इस इनिशिएटिव को 1992 में लॉन्च किया गया। इंडिया की तरफ से 14 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी इनिशिएटिव के अंदर जिकजी अवार्ड की शुरुआत होती है 2005 के अंदर साउथ कोरिया की मदद से, क्योंकि जिकजी जो है ये एक डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज है जो कि कोरिया और बुद्धिस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि इंडिया के कौन कौन से चीजों को शामिल किया जा रहा है, तो एक तो भगवत गीता और दूसरा नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र। एक भगवत गीता एंड दूसरा नाट्य शास्त्र। भगवत गीता की बात करूं तो भगवत गीता के अंदर, है ना, आपको कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगा किसके किसके बीच? तो कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगा, है ना, श्री कृष्ण के बीच, श्री कृष्ण
और अर्जुन के बीच, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में आपको कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगा, किसमें? भगवत गीता में, है ना। टोटल कितने चैप्टर्स हैं इसमें? तो टोटल आपको, है ना, 18 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, किसमें? भगवत गीता के अंदर। कितने वर्सेस हैं? तो आपको 700 वर्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके ऑथर कौन हो जाएंगे? तो वेद व्यास। वेद व्यास इसके ऑथर हो जाएंगे, वेद व्यास इसके ऑथर हो जाएंगे। वहीं बात करूं मैं नाट्य शास्त्र की, नाट्य शास्त्र की, ठीक है। तो यहां पे कितने चैप्टर्स हो जाएंगे? तो चैप्टर्स हो जाएंगे यहां पे 36, है ना। चैप्टर्स कितने हैं यहां पे? चैप्टर्स हैं 36। वर्सेस कितने हैं? 6000। वर्सेस कितने हैं? 6000। और इसको लिखा किसने है भैया? तो इसको लिखा है, जल्दी बताइए, भरत मुनि ने। किसने लिखा है? ऑथर कौन है? भरत मुनि। और इसमें क्या लिखी गई है? तो इसमें बेसिकली भैया स्किल्स के बारे में लिखी गई है, कैसे रास कैसे करना है ना, एक्टिंग कैसे करनी है, म्यूजिक के बारे में लिखा हुआ है, स्टेज को स्टेज के अंदर परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है, स्टेज के अंदर परफॉर्म कैसे करना है, अभिनय कैसे करना है, अभिनय कैसे करना है। तो ये सारी चीजें नाट्य शास्त्र के अंदर लिखी गई है, जिसको लिखा है भरत मुनि जी ने, भरत मुनि जी ने, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को यहां पे शामिल किया जा रहा है, किसके अंदर? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर, जिसमें वो चीजें रखी होती हैं जो कि सालों पुरानी है, और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए, आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द 17th कंट्री टू स्टैब्लिश एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। देखो रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया जी ने दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश किया है क्या भैया? एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। ऐसे करने वाली भारत 17वीं स्टेट बनी है, कंट्री बनी है। अब आप पूछोगे एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को स्टैब्लिश करने के पीछे रीजन क्या है? देखो, आपको पता है कि जब भी एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी टूर्नामेंट में, तो उनको डोपिंग टेस्ट से होकर गुजरना होता है, डोपिंग टेस्ट से होकर गुजरना होता है। और इसकी डोपिंग टेस्ट के लिए जो सबसे बड़ी यूनिट है ना, वो कौन सी होती है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, बट ग्लोबल लेवल पे आपको वाडा देखने को मिलेगा। वाडा का काम क्या है? वाडा का काम है कि एथलीट्स फेयर तरीके से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज देखना। तो मैंने बोला कि जो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है, इसे स्टैब्लिश करने के पीछे मोटिव ये है कि ये जो डोपिंग टेस्ट होता है ना, इसको और भी ज्यादा एक्यूरेट तरीके से किया जा सके, है ना। मतलब अगर कोई पार्टिसिपेट करने जा रहा है ना, किसी टूर्नामेंट में, तो उसके हार्मोन से, उसके हार्मोन से पता चल जाए, उसके ब्लड से पता चल जाए कि इसने कोई ऐसी मेडिसिन, इसने कोई ऐसा ड्रग तो नहीं लिया है जो ड्रग वाडा ने बैन किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? मॉन्ट्रियल कनाडा, है ना। तो यहां पे याद रखना, इंडिया 17th कंट्री बन गई है जिसने स्टैब्लिश किया है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। इसे स्टैब्लिश करने के पीछे मोटिव ये है कि डोपिंग टेस्ट जो होता है, जो कि एथलीट के किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले होता है, जो कि ये देखने का काम करता है कि आपने कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ली है जो कि बैंड हो, है ना। तो इसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाना, ये बात ध्यान में रखना है। इंडिया इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। इंडिया आपका सही उत्तर होने वाला है। चलिए, अवार्ड्स की बात हो रही है। हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025। याद रखना, यह अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है जिनकी उम्र 40 साल से कम है। तो भैया 40 साल से कम वाले व्यक्ति, है ना, राम मोहन नायडू जी, जो कि यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर है, यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर है। कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं? तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, है ना। अगर आपको याद हो, रिसेंटली हमने डिस्कस किया
बिजिएस्ट एयरपोर्ट के बारे में। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये दुनिया की 9वीं सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। 9वीं सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। रिसेंटली अगर आपको याद हो, ब्लैक बॉक्स, है ना, ब्लैक बॉक्स इनिशिएटिव को यहां पे लॉन्च किया गया, जिसका मोटिव है एविएशन सेक्टर में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको पहले ही हमें डिफाइन कर लेना है, पहले ही फोरकास्ट कर लेना है और इसके सॉल्यूशंस ढूंढने के काम करने हैं। डी नागेश्वर रेड्डी, हाँ जी, डी नागेश्वर रेड्डी जी का अपॉइंटमेंट कहां पे हो रहा है, फटाफट से कौन बताएगा? बताओ जरा। मॉन्ट्रियल कनाडा, वेरी गुड। अच्छा, डी नागेश्वर जी का अपॉइंटमेंट नहीं, लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड टोक्यो में मिला है, लिख लो, लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड कहां मिला इनको? टोक्यो में मिला है। पी सिवा कमी, है ना, वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड, वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड। राजेश उन्नी को भैया मरीटाइम सेक्टर का वरुणा अवार्ड मिल रहा है, वरुणा अवार्ड मिल रहा है। एंड राम मोहन नायडू जी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 का अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड कहां पे? टोक्यो के अंदर। नेक्स्ट न्यूज वन लाइनर्स है। अमित शाह जी जो है ये 86th फाउंडेशन डे किसका? सीआरपीएफ में यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 21 मार्च 2026 तक, है ना, पूरे भारत से मॉइस को खत्म कर देंगे, पूरे भारत से मॉइज्म को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज इज 9th गुरु है कौन? गुरु तेग बहादुर, इनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। इसके बाद एएस दौलत, है ना, ये रॉ है, एजेंट है, ठीक है, ये एक्स रॉ एजेंट है, और इन्होंने एक किताब जो है रिलीज किया, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ठीक है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, हाँ, पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ, वो पहले मिला हुआ था। ठीक है, और अभी जो है लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड कहाँ पे? टोक्यो के अंदर इनको मिल रहा है, जापान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग सुबह 8 बजे एज यूजुअल। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।